नमस्कार, खबरों का पंचनामा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका। हम लेकर आए हैं देश दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिनके विश्लेषण के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। सिडनी में दिखा पीएम मोदी का जलवा, भारतीय समुदाय ने किया भव्य स्वागत। ऑस्ट्रेलिया के पीएम ने मोदी को माना बॉस। अध्यादेश पर कांग्रेस आप में घमासान, पार्टी ने केजरीवाल से किया किनारा। मामले में दिल्ली सीएम की अपील को अजय माकन ने बताया सहानुभूति मांगने की चाल। लोकसभा चुनाव में वोटों के बंटवारे पर अघाड़ी में छिड़ी जंग। संजय राउत ने कहा ठाकरे सेना को मिलनी चाहिए 19 सीटें। उद्धव की शर्त से खफा हुई कांग्रेस। नई संसद के उद्घाटन पर सियासत तेज। राहुल के बाद कई विपक्षी नेताओं ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना। बीजेपी ने किया पलटवार, कहा विवाद खड़ा करना कांग्रेस की आदत। पंचायत चुनाव से पहले टीएमसी की स्टार सांसद नुसरत जहां के बिगड़े बोल। कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ दिया बड़ा बयान, कहा वोट मांगने आने पर कांग्रेस बीजेपी कार्यकर्ताओं को बांस के डंडे से पीटा। खबरों की शुरुआत में बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया में पीएम मोदी के जयकारी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय अपने ऑस्ट्रेलियाई दौरे पर हैं। भारतीय समुदाय ने सिडनी में गर्मजोशी से पीएम मोदी का स्वागत किया। इसके अलावा आज उनका सिडनी में बड़ा कार्यक्रम हुआ, जहां ऑस्ट्रेलिया के लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता अपनी आंखों से देखी। सिडनी के ओलंपिक पार्क में मोदी मोदी गूंज उठा। ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी अल्बनीज ने पीएम मोदी को बॉस बताया। इतना ही नहीं, ऑस्ट्रेलिया में मोदी की मौजूदगी में सिडनी के पश्चिम में बसे हैरिस पार्क का नाम बदलकर लिटिल इंडिया किया गया। डॉक्टर साहब, किस तरह का नजारा सिडनी में देखने को मिला? देखिए, नज़ारा तो ज़बरदस्त। और जो ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर ने कहा द बॉस मोदी को, उन्होंने एक घटना बताई कि वो पिछली बार जब ओलंपिक पार्क आए थे तो ब्रूस स्प्रिंगस्टीन के रॉक शो को देखने आए थे, और उन्होंने कहा कि उस रॉक शो के अंदर जो माहौल था उससे ज़्यादा जोशीला माहौल यहाँ देखने को मिल रहा है। अब आप समझिए कि किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जिस देश में जाते हैं वहाँ अपनी छाप छोड़ देते हैं, और वो इसलिए क्योंकि वो न सिर्फ हिंदुस्तान में पॉपुलर हैं, बल्कि हिंदुस्तान से बाहर रहने वाले तमाम हिंदुस्तानी जो इंडियन ओरिजिन के लोग हैं, प्रधानमंत्री के सरकार में आने के बाद से जो हिंदुस्तानियों की जो साख है, पूरी दुनिया में जो बढ़ोतरी हुई है, वो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट। और इसलिए प्रधानमंत्री जहां जाते हैं वहां छा जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया के साथ कई सारी चीज़ें पे बातचीत भी हुई, और जो खबर आ रही है कि प्रधानमंत्री को उन्होंने साफ साफ कहा कि जिस हिसाब से वहाँ पे हिंदू टेम्पल्स के ऊपर ये खालिस्तानी उपद्रव मचा रहे हैं, उसको कंट्रोल करने की आवश्यकता है। जिस हिसाब से वहाँ की सरकार, वहाँ के लोग और प्रधानमंत्री का अभिनंदन किया है, वो अभूतपूर्व है। जी बिल्कुल, सिडनी में पीएम के संबोधन से लोग ऐसे इंप्रेस हुए कि पूरे ऑस्ट्रेलिया ने मोदी की लोकप्रियता अपनी आंखों से देखी। वहीं सुप्रीम कोर्ट के फैसले के उलट केंद्र के अध्यादेश पर घमासान रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अरविंद केजरीवाल लगातार अध्यादेश को रोकने के लिए विपक्षी दलों से समर्थन मांग रहे हैं, तो वहीं अब अध्यादेश को लेकर कांग्रेस भी दिल्ली की आप सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस ने अध्यादेश के मामले में केजरीवाल से किनारा कर लिया है। कांग्रेस नेता अजय माकन ने तो आरोप तक लगाया है कि दिल्ली सीएम विपक्षी नेताओं से राज्यसभा में अध्यादेश के खिलाफ समर्थन की अपील कर रहे हैं। साथ ही केजरीवाल के इस प्रयास को माकन ने सहानुभूति मांगने की चाल बताया है। डॉक्टर साहब, क्यों अध्यादेश के मामले पर कांग्रेस और केजरीवाल के बीच घमासान शुरू हो गया? देखिए, कांग्रेस पार्टी को यह बात अच्छी तरीके से मालूम है कि जहां जहां केजरीवाल बड़ा होता जाएगा, वो नुकसान सीधे सीधे कांग्रेस को पहुंचाएगा। दिल्ली में ये मजबूत हुआ, कांग्रेस पार्टी खत्म हो गई। पंजाब में ये मजबूत हुआ, कांग्रेस पार्टी खत्म हो गई। गुजरात में ये मजबूत हुआ, कांग्रेस पार्टी खत्म हो गई। जहां जहां ये जाता है वो कांग्रेस पार्टी को नुकसान होता है। तो फिर ये जहरीले नाग को कांग्रेस पार्टी अमृत दान क्यों दे?
बड़ी मीटिंग हुई, नीतीश कुमार आकर के कह गए कि हम सारे लोगों से बातचीत करेंगे, राज्यसभा में हराने की कोशिश करेंगे अध्यादेश को। कांग्रेस पार्टी ने कहा कि हम लोकल लीडर से बातचीत करके ही इसके ऊपर कोई फैसला लेंगे। लोकल लीडर कौन? तो कांग्रेस पार्टी का जो अध्यक्ष है दिल्ली में अनिल चौधरी, वो और जो सबसे बड़े लीडर हैं अजय माकन, वो दोनों सामने आ गए और उन्होंने कहा कि ये कौन सा हीरा जवाहरात अपने सिर पे बांध के घूम रहा है केजरीवाल, कि जो ये अधिकार उनको दिया जाए। कांग्रेस पार्टी की 15 साल यहाँ पे सरकार रही, कभी ये काम हुआ ही नहीं। भाई ऐसी क्या जरूरत पड़ गई? शीला दीक्षित भारतीय जनता पार्टी के समय मुख्यमंत्री थी, जब यहाँ अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी तब तो कभी कोई झगड़ा नहीं हुआ। जब बीजेपी की सरकार थी, कांग्रेस पार्टी की केंद्र में सरकार थी, खुराना साहब चीफ मिनिस्टर थे, कभी ये मुद्दा बना नहीं। और ऊपर से जो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं वो ये कह रहे हैं कि सरकार को खत्म करो, केजरीवाल की सरकार को खत्म करके राष्ट्रपति शासन लागू करा देना चाहिए। ये कांग्रेस पार्टी का स्टैंड आ गया। अब केजरीवाल ममता से मिले, उद्धव से मिले, शरद पवार से मिले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे पे आम आदमी पार्टी के साथ नहीं है तो ये अध्यादेश राज्यसभा और लोकसभा में आसानी से ये पास होगा। जी बिल्कुल, अध्यादेश को रोकने के लिए जहां केजरीवाल हाथ पैर मार रहे हैं, वहीं कांग्रेस नेता के इस बयान से पार्टी मामले में केजरीवाल से किनारा करती दिखाई दे रही है। अगली खबर में बात करेंगे उद्धव और कांग्रेस के बीच पैदा हुई दरार की। उद्धव गुट की शिवसेना नेता संजय राउत ने ऐसा बयान दे डाला है जिसकी वजह से कांग्रेस खफा हो गई है। संजय राउत का कहना है कि ठाकरे सेना को 19 सीटें मिलनी चाहिए और तीनों दलों को कुछ सीटों पर समझौता करना होगा। वहीं महाराष्ट्र कांग्रेस कोर कमेटी की बैठक में आज तय किया गया है कि जिस सीट पर जिस दल की ताकत ज्यादा हो, उस सीट से उस दल को लड़ने का मौका मिलना चाहिए। डॉक्टर साहब, क्यों कांग्रेस और उद्धव गुट के बीच ये दरार पैदा होती है? देखिए, 48 सीटें हैं लोकसभा की। मैं बार बार कहता हूं कि कोई विपक्षी एकता का कोई सुगबुगाहट तक नहीं है। जब ये मसला आएगा टिकट का, कौन कितने जगहों पे चुनाव लड़ेगा, ये आपस में ही लड़ भिड़ के खत्म हो जाएंगे। अब महाराष्ट्र में कुल जो सीटें हैं वो हैं 48। अब 48 में से 19 ठाकरे साहब कह रहे हैं कि हम लड़ेंगे। बच गए कितने? 29। 29 में कांग्रेस पार्टी और एनसीपी कितनी पे लड़ेगी? 50-50 भी कर लें तो 15-15 के 15, कोई 14 पे लड़ेगा। पिछली बार कांग्रेस पार्टी लड़ी है 26 सीटों के ऊपर एनसीपी के साथ गठबंधन में, और एनसीपी 22 सीटों पे लड़ी। भाई किस बात के लिए कॉम्प्रोमाइज करेगा कोई? भाई किस बात के लिए कॉम्प्रोमाइज करेगा? कांग्रेस पार्टी महाराष्ट्र के अंदर में वो 14 सीटों पर लड़ेगी, 15 सीटों पर लड़ेगी, और 19 सीट वो जो एमबीए का अभी जुम्मा 4 दिन हुआ है, यूपीए में शामिल हुए, और जो पार्टी ऑलरेडी टूट के बिखर चुकी है। इसके आगे पीछे कुछ नहीं है, कोई नहीं है। सिंबल चला गया, नाम चला गया, सब कुछ खत्म हो गया। तो कांग्रेस पार्टी बहुत जल्दी इनको बाहर का रास्ता दिखाएगी कि आप 19 सीट की अगर मांग करते हो तो अकेले जाकर के लड़ो, और अकेले ये लड़े तो एक भी सीट उद्धव ठाकरे जीत नहीं पाएंगे। यही आज की वास्तविक स्थिति है। तो कांग्रेस पार्टी की नाराजगी बिल्कुल लाजमी है। जी बिल्कुल, चुनाव से पहले अघाड़ी में शामिल दोनों ही दलों की रणनीति एक दूसरे से अलग है, जिससे फिर एक बार कांग्रेस और ठाकरे गुट में अनबन शुरू हो गई है। आगे बात करते हैं नए संसद भवन के उद्घाटन पर मचे बवाल की। नई संसद भवन बनकर तैयार है, लेकिन इसके उद्घाटन को लेकर अब सियासत तेज हो गई है। एक दिन पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट कर सरकार को घेरा था, जिसके बाद कई विपक्षी नेताओं ने राहुल का समर्थन करते हुए उनके सुर से सुर मिलाना शुरू कर दिया है। टीएमसी सांसद सौगत राय समेत कांग्रेस
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर ने भी इसे आगे बढ़ाया है। विपक्ष की ओर से इस मामले में लगातार संवैधानिक मर्यादा का अपमान करने का आरोप लगाया जा रहा है, जिसके बाद बीजेपी ने विवाद खड़ा करना कांग्रेस की आदत बताई है। डॉक्टर साहब, क्यों विपक्ष इस पर सियासत करने में लगा है? देखिए, ये लोग नहीं चाहते कि प्रधानमंत्री मोदी इसे इनॉग्रेट करें, क्योंकि जब ये इनॉग्रेट होगा तो वहां प्लेट्स भी लग जाएंगे। जब तक ये पार्लियामेंट रहेगा तब तक प्रधानमंत्री मोदी का नाम चमकता दमकता रहेगा। ये शातिर लोग हैं, ये चाहते हैं कि भाई राष्ट्रपति का नाम जो है उसमें आ जाए। भाई क्यों? इस राष्ट्रपति के खिलाफ तो तुम लोग क्या क्या बयान दे चुके हो। आपने कम बेइज्जत नहीं किया, आपने वोट किया था किस राष्ट्रपति को। आप कह रहे हो भाई आदिवासी विरोधी है बीजेपी। भाई आदिवासी महिला राष्ट्रपति बन रही है तो आपने वोट दिया था क्या? मुस्लिम महिला होती तो सब दुम हिलाते हुए वोट देने के लिए चले आते सेक्युलरिज्म के नाम पे। अब ये कह रहे हैं कि भाई राष्ट्रपति, भाई ये पार्लियामेंट है। पार्लियामेंट किसके अधीन आता है? लोकसभा के अध्यक्ष। ये जनता के द्वारा चुनी गई वो संस्था है, तो उसमें जो सबसे पॉपुलर लीडर होगा उसका, वही तो उसका हकदार है। उसको वेट कौन करता है? प्रधानमंत्री, चीफ प्राइम मिनिस्टर सरकार के मुखिया हैं। और ये कांग्रेसी को बोलने का हक किसने दे दिया? भाई आप तो हर चीज में ऑब्जेक्शन उठा रहे थे। अपने प्रायोजित दलालों को भेज करके सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल डलवा रहे थे। जब सब कुछ से हार गए तो वहां जो ऊपर शेर लगा हुआ है उसमें दांत नुकीले कितने हैं, आंख कैसा है, उसमें आप माइक्रोस्कोप लगा करके बैठे हुए थे। और दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी बताएगी भाई पार्लियामेंट के साथ पार्लियामेंट एनेक्सी बना, किसने इनॉग्रेट किया था? इंदिरा गांधी की सरकार थी, राष्ट्रपति ने किया या इंदिरा गांधी ने किया? इंदिरा गांधी ने किया। क्यों किया भाई? उस समय राष्ट्रपति नहीं थे क्या? फिर उसके बाद पार्लियामेंट के अंदर ही लाइब्रेरी बनी। कौन इनॉग्रेट किया? राजीव गांधी उस समय प्रधानमंत्री थे, उन्होंने किया। अभी आपको प्रधानमंत्री मोदी के नाम से मिर्ची लगती है। विपक्ष प्रधानमंत्री मोदी को पॉलिटिकली काउंटर नहीं कर पा रहा है तो ये घृणित कामों में जुटा हुआ है। जिस तरह के अपशब्द, जिस तरह की गालियां, जिस तरह के भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ, इनको समझ में नहीं आ रहा है। जितना ज्यादा आप इनको टारगेट करोगे ये उतने ही बलशाली बनकर के बाहर निकलेंगे। जी बिल्कुल, विपक्ष ने अपने मोदी विरोधी एजेंडे के तहत फिर एक बार नई संसद भवन के उद्घाटन को लेकर सरकार पर हमला बोलना शुरू कर दिया है। आज की आखिरी खबर में बात करेंगे बंगाल में नुसरत जहां के बिगड़े बोल की। बंगाल में पंचायत चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, राजनीतिक नेताओं के भाषणों से राज्य की राजनीति गर्म होती जा रही है। इसी बीच टीएमसी सांसद नुसरत जहां ने ऐसा बयान दिया है जिसके तहत केंद्र सरकार को तो घेरा ही गया है, साथ ही विपक्षी एकजुटता के बीच टीएमसी ने फिर एक बार कांग्रेस पर निशाना साधा है। नुसरत जहां ने वोट मांगने आने पर कांग्रेस और भाजपा को बांस से पीटने की चेतावनी दी है। आपको बता दें, अगले हफ्ते बशीरहाट में अभिषेक बनर्जी का जनसंपर्क का कार्यक्रम है, जिससे पहले नुसरत जहां का ये बयान सामने आया है। डॉक्टर साहब, एक तरफ तो विपक्षी एकता की बात होती है और दूसरी तरफ ममता बनर्जी के ही सांसद इस तरह के बयानबाजी करते हैं। देखिए, वो कह रही है कि कांग्रेस वाले आए तो बांस से पीटना। हाँ, हो गई एकता, एकता हो गई। लेकिन नुसरत जहां ऐसी बातें क्यों करती है? अभी केजरीवाल और ममता बनर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। ममता बनर्जी बोलते बोलते, हालांकि मैं ये नहीं कह रहा कि वो जिन्होंने जानबूझ के किया होगा, लेकिन बोलते बोलते अंदर कितना ज्यादा घृणा है प्रधानमंत्री मोदी के लिए। आप ये कह रहे हो मीडिया के सामने कि मीडिया वालों को भी थोड़ा ताकत दिखाना चाहिए, विरोध में बोलना चाहिए। बस 6 महीने ही बचे हैं और पता नहीं, हो सकता है मिरेकल हो जाए। आज हम हैं, कल नहीं रहेंगे। आप क्या कह रहे हो? इसका तो मतलब तो यही निकलता है कि कल आज प्रधानमंत्री हैं, कल प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे, मतलब उनका डेथ भी हो सकता है। इस तरह की बातें बोली जाती है राजनीति में। तो जैसे लीडर होंगी वैसा ही
उसके कारकुन होंगे। जिस हिसाब से ये विपक्ष के लोग अपने नेताओं के जरिए इस तरह की भाषा बुलवा रहे हैं, तो ये आप देखिए कि क्या हो रहा है। कहां एकता की बात हो रही है और नुसरत जहां कह रही है कि कांग्रेस वाले आए तो बांस से पीटना उसको। बंगाल में इस जो वो कह रही हैं उसका और भी कई तरह का मीनिंग होता है। लेकिन आप ये देखिए कि राजनीति को इन नेताओं ने कितना विषाक्त कर दिया है, दूषित कर दिया है कि आप पॉलिटिकल अपोनेंट को बांस से मारेंगे। तो ये एक बहुत ही शर्मनाक बयान है जो नुसरत जहां के तरफ से दिया गया है। जी बिल्कुल, नुसरत जहां ने अपने इस बयान में ना सिर्फ टीएमसी की गुंडागर्दी का नमूना पेश किया है बल्कि कांग्रेस के खिलाफ बयान देकर ममता की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर हमारे साथ विश्लेषण के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में मेरे साथ आज इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।